हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरविंदर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। लेकिन अब मैं पढ़ाई के लिए कनाडा आया हुआ था। ब्रैम्पटन में मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और इसी के सहारे मुझे वीज़ा मिला और मैं कनाडा में पहुंच आया। लेकिन यहाँ आकर मेरी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। सबसे पहली परेशानी थी कि मैं एक गरीब परिवार से था और बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मैं यहाँ पर आया था। कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है कनाडा में और आपको काम करना पड़ता है। आपको कॉलेज की फीस भी देनी पड़ती है, एक किराए पर कमरा भी लेना पड़ता है, खाने पीने का खर्च भी करना पड़ता है और बड़े देश में ज़्यादा खर्च होता है। मैं अपने माता पिता से पैसे भी नहीं मंगवा सकता था, मुझे यहाँ पर अकेले ही रहना था। सबसे पहले तो भाग दौड़ शुरू हो गई थी किराए पर मकान लेने के लिए। मैंने जिन दोस्तों से पहले संपर्क बनाकर रखा था कि मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो मुझे किराए के लिए घर ढूंढ दें या अपने साथ रख लें, वो यहाँ पहुंचते ही मुकर गए थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं घर ढूंढते ढूंढते ब्रैम्पटन के हर कोने में पहुंच रहा था। कहीं पर किराया बहुत ज्यादा था तो कहीं पर और परेशानियां थी। मैं कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर कोई घर नहीं ले सकता था क्योंकि आने जाने में ही बहुत ज्यादा खर्च हो जाता। घूमते फिरते मुझे एक दोस्त भी मिल ही गया जो मेरी तरह ही पंजाब से था और एक किराए के लिए मकान ढूंढ रहा था। रवि, वो भी पंजाब के चंडीगढ़ शहर के पास से ही आया था। वो भी गरीब परिवार से था और उससे मेरी दोस्ती हो गई। जब भाषा एक हो तो दोस्ती बड़ी आसानी से हो जाती है और हम दोनों मिलकर यहाँ किराए के लिए मकान ढूंढना शुरू हो गए। ब्रैम्पटन में नई बनी कॉलोनी में हमें एक घर किराए पर मिल ही गया। ये छोटा सा घर था। यहाँ ज्यादा साफ सफाई नहीं थी, लेकिन आस पड़ोस में बहुत ज्यादा घर बने हुए थे और वहाँ लोगों को रहता हुआ देख हमें भी अच्छा लग रहा था। चलो, बसी हुई कॉलोनी में ही एक घर मिल गया और किराया भी कम। यहाँ से कॉलेज पहुंचने में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर ही लेंगे। आस पास कोई काम करने के लिए नहीं था, उसके लिए हमें थोड़ा शहर में जाना पड़ता, लेकिन चलो, कुछ पैसे कमाए जाएंगे, कुछ महीने यहाँ के हालात जानेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इसके बाद हमने उस मकान में अपना सारा सामान रख दिया। 2 कमरे थे, 2 बाथरूम थे, एक किचन था और एक बाहर की तरफ बरामदा। हमारे लिए घर काफी था और हमने तो ये तक सोचा हुआ था हम दोनों एक कमरे में रह सकते हैं और अगर कोई 2 और दोस्त यहाँ पर रहना चाहें तो हम किराया 4 लोग बांट देंगे। इससे और भी सस्ता पड़ जाएगा घर। ये पहला दिन था जब हम इस घर में रहने के लिए आए थे। पहले तो हम आस पड़ोस में लोगों से मिलने के लिए चले गए, उनके लिए छोटे छोटे चॉकलेट के डिब्बे ले गए। हमें पता है आस पास जो पड़ोसी होते हैं उनसे जान पहचान बनाना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है तो पड़ोसी ही काम आते हैं। इसीलिए छोटे छोटे सस्ते चॉकलेट के बॉक्स लेकर हम पड़ोसियों के पास पहुंचते गए, उन्हें ये गिफ्ट देते गए और उनसे बात करते गए। कॉलोनी के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई थी। हमारे यहाँ पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हर घर दूसरे घर से काफी दूरी पर था। यहाँ ऐसी ही कॉलोनीज नई बन रही हैं। बाहर की तरफ गार्डन के लिए जगह छोड़ी जाती है, एक तरफ गैरेज के लिए जगह छोड़ी होती है और वहां पर शेड पड़ी होती है जिसके अंदर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिर भी हर घर एक दूसरे से काफी दूरी पर बनाया होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ कई जगह छोड़ी होती हैं जहां पर पेड़ लगाए जा सकते हैं और पेड़ों से झड़ने वाले पत्तों को भी खुद ही साफ करना पड़ता है। जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो बर्फ की सफाई भी खुद को ही करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ कड़े नियम हैं, लेकिन यहाँ पर रहना है तो उन नियमों को मानना तो पड़ेगा ही। शाम हो गई थी अपने पड़ोसियों से मिलते मिलते और यहाँ की जानकारी इकट्ठा करते करते।
हम सड़क पर भी बहुत ज्यादा घूम आए थे ताकि जान पाए अगर कभी घर में खाना ना बन पाए तो रेस्टोरेंट कितनी दूरी पर है। ये कॉलोनी बिल्कुल नई बनी थी जो शहर के बिल्कुल बाहरी तरफ थी। सस्ते कमरे भी इसीलिए यहाँ पर मिल रहे थे और सस्ते कमरे ढूंढने के लिए भी काफी देर लगी थी हमें। इसके बाद शाम हो गई थी तो हम अपने इस घर में आ गए। यहाँ सफाई करने के बारे में सोचा, टांगे थकी हुई थी। उन्होंने जवाब दे दिया था तो हम अपने कमरे में चले गए और पहले तो कुछ समय तक हम टीवी देखते रहे, लेकिन कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रवि भी पहले बातें किए जा रहा था और वो तो मुझसे भी पहले सो गया था। लेकिन आधी रात को हम दोनों उठ गए। बाहर से सीटी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चौकीदार कॉलोनी में सीटी बजाकर सबको जागने के लिए कह रहा हो। लेकिन यहां पर भी इस तरह से चौकीदार होते हैं? मुझे नहीं पता था। क्या यहां भी हिंदुस्तान की तरह चौकीदार घूमने के लिए आते हैं? इसके बाद मैंने कांच की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। मुझे वो नजर नहीं आया। सीटी की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद काफी जोर से कानों को चीरती हुई जैसे कमरे में गूंज जाती और धीरे धीरे वो सीटी की आवाज आगे की तरफ आ रही थी। शायद वो चौकीदार आगे चला गया होगा। लेकिन 1 घंटे बाद वो सीटी की आवाज दूर से फिर से करीब आती गई। जैसे ही वो घर के करीब से सीटी की आवाज आई, हम दोनों उठ चुके थे। वो आवाज बहुत तेज थी। आखिर चौकीदार इतनी जोर से सीटी क्यों बजाता है? मैं हमेशा से सोचा करता था कि जो चौकीदार होते हैं उनके पास डंडा क्यों होता है, उसे बार बार जमीन पर क्यों मारते रहते हैं। भले ही इसके पास डंडा नहीं था, लेकिन ये सीटी बजाए जा रहा था। जब चौकीदारी का काम इनका होता है तो ये सीटी बजा बजा कर सबको जगाए क्यों रखते हैं? इनका काम होता है सुरक्षा करने का, इसीलिए तो पे किया जाता है इन्हें, ताकि बाकी सब चैन की नींद सो पाएं। लेकिन ऐसी सीटी के मामले में कोई सो कैसे सकता है? ये सवाल था मन में और गुस्सा भी था। जैसे ही वो निकला उसके बाद जाकर नींद आई और घर के पास से निकलने में उसे लगभग 15 मिनट लग गए थे। मुझे थोड़ी सी चिढ़ थी। अगले 2 दिन तक ऐसा ही होता रहा था। रात को लगभग 12 बजे और 1 बजे वो सीटी की आवाज आती जो जगा देती। घर के बाहर जाकर उसे गालियां निकालने का मन करता, लेकिन फिर भी मन को हम संभाल लेते। उसे कहना होगा यहां इतनी तेज सीटी ना मारा करे। हम दोनों ने ये निर्णय ले लिया था। इसके बाद लगभग तीसरे दिन हम पड़ोसियों के पास गए। उन्हें कहने लगे कि रात को जो चौकीदार आता है वो सीटी बहुत जोर से बजाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम उठ ही जाएं और उसे पीट डालें। लेकिन जो पहले पड़ोसी जिनसे हमने ये बात की थी, वो चौकीदार के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। बस चुप करके खड़े हो गए। जो सुनते उसके बाद बात को बदलने की कोशिश करते, जैसे वो चौकीदार के बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे। हमें लगा जो चौकीदार होगा इनकी जान पहचान वाला होगा, इसलिए नहीं सुन रहे। हमें किसी और पड़ोसी से बात करनी होगी। इसके बाद मैं और रवि दोनों किसी और पड़ोसी के पास गए। घर का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बेल चल नहीं रही थी। वो पड़ोसी बाहर आया और हम उनसे कहने लगे, जो यहाँ पर चौकीदार रात को 12 बजे आता है वो सीटी जोर से बजाता है। लेकिन ये बात सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहे और ये कहने लगे, आओ अंदर, पानी वानी पीकर जाना। तुम यहाँ नए पड़ोसी हो ना, क्या खाना चाहते हो, कुछ नया खिलाता हूं। हम उसके घर के अंदर चले गए, लेकिन वो जब खाना लेकर आया तो मैंने कहा, हम उस चौकीदार की बात कर रहे थे, वो सीटी जोर से बजाता है, उसको कहना पड़ेगा। लेकिन वो पड़ोसी कुछ समय तक चुप रहा और फिर कहने लगा, चाय भी पीना चाहोगे, चाय भी लेकर आता हूं। वो भी बात बदले जा रहा था और हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चौकीदार से सब डरते क्यों हैं? उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? रवि ने इशारा कर दिया था, चलो यहां से किसी और से बात करते हैं। हम उस घर से भी बाहर आ गए और काफी दूर चलने के बाद उस कॉलोनी की शुरुआत में एक घर था जिसमें एक बूढ़ा रह रहा था।
वो बहुत समझदार लगता था और यहाँ पर उसकी बहुत चलती होगी, हमें तो ऐसा ही लगा था। जब हम उसके पास गए तो उसने भी दरवाजा खोला और हमसे बातें करने लगा। पहले तो हमने इधर उधर की बातें की, गार्डन की बातें की, घास की बातें की और उसके बाद मैंने सीधा सवाल कर दिया, यहाँ पर जो चौकीदार आता है सीटी बहुत जोर से बजाता है, हमारी तो नींद ही खराब हो जाती है, उसके बारे में कुछ करना होगा। वो बूढ़ा भी चुप हो गया था। कुछ समय तक वो चुप रहा और उसने कहा, प्यास तो नहीं लगी, पानी लेकर आऊं? अब मैं थोड़ा सा गुस्सा था। हर कोई बातों को घुमाए जा रहा है, उस चौकीदार के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, यहां सब चौकीदार से डरते क्यों है? क्या वो सरकारी है? पुलिस ने यहां पर रखा हुआ है? आप डरकर क्यों बात कर रहे हैं? वो कुछ समय चुप रहा और उसने उस सवाल का जवाब तक नहीं दिया और कहा, तुम थक गए होंगे, आओ अंदर सोफे पर बैठ जाओ। इसके बाद हम अंदर गए, सोफे पर बैठे। मैं और रवि दोनों गुस्से में थे। वो बूढ़ा आदमी सामने बैठ गया। हमने कहा, देखिए, बातों को घुमाना नहीं है, सीधा जवाब दीजिए, क्या वो चौकीदार सीटी बजाना बंद कर सकता है या नहीं? इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उठा। उसने पर्दे लगाने शुरू कर दिए। उसने सामने दरवाजे की चिटिकनी लगा दी और हमें आवाज नीचे करने को कहा। वो इशारे किए जा रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था। हम दोनों को अपने करीब बुलाया और कहा, देखो, यहां चौकीदार के बारे में कोई बात नहीं करता, तुम भी मत करो। उसने हल्की सी आवाज में ये कहा था, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं ऊंची आवाज में बोला, चौकीदार चौकीदार, हर कोई डरता क्यों है चौकीदार से? आप ही पर्दे लगा दिए, दरवाजा लगा दिया, डर क्यों है? क्या वो हमें पकड़ लेगा, पुलिस के पास ले जाएगा? सब यहाँ चोर रहते हैं जो इतना ज्यादा डरते हैं? मैंने ये कहा था। उसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, तुम जाओ यहां से, तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुम यहां से जा सकते हो और दोबारा इस घर में मत आना। वो अब हम पर ज्यादा गुस्सा था। हम भी थोड़े से निराश हो गए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उस चौकीदार से कैसे मिलना है, हम ये जानना चाहते थे और कोई पता ही नहीं रहा था। तो हमें यहां से जाना होगा और हो सकता है हमें खुद ही उस चौकीदार से बात करनी पड़े। रात के वक्त हम दोनों अपने घर आ गए थे और घर आकर हम उस चौकीदार के बारे में बातें किए जा रहे थे। कोई जवाब ही नहीं दिया, तो क्या करें? इसके बाद हमें भूख लगी हुई थी और घर में राशन की कमी थी। हमें काम भी ढूंढना था। यहाँ जितने पैसे थे हम दोनों के खर्च हो चुके थे और काम ढूंढने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता। हम घूमते घूमते शहर की तरफ निकल पड़े। वहां पर कई जगह पता करने के बाद कुछ काम की जानकारी हमें मिल ही गई। एक रेस्टोरेंट में काम मिल रहा था तो एक पेट्रोल पंप में। हम दोनों ने काम बांट कर करने की बात कर ली ताकि घर का गुजारा चलाया जा सके। कॉलेज की फीस का हम अगले महीने से देखेंगे। अच्छा काम करेंगे, पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन पहला महीना तो काम अच्छा ढूंढने में लग ही जाएगा और कॉलेज के लिए तैयारी भी तो करनी है। पूरा दिन हमने इसी तरह से बर्बाद कर दिया था और रात को 8 बजे हम घर पहुंचे, वो भी भूखे ही। हमारी जेब में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि बाहर किसी रेस्टोरेंट में खा पाते। हम तो भारत से जितना पैसा लेकर आए थे, यहाँ हर चीज महंगी थी, उससे खाना हमें महंगा पड़ता। यहाँ कमाकर खाना ज्यादा सस्ता पड़ता है। हम थके हुए भी थे, भूखे भी थे और घर में दूध और ब्रेड पड़ी थी। उस ब्रेड को गर्म किया और जितना भी दूध पड़ा था आधा आधा बांटकर हमने पी लिया। थके हुए थे तो जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन ये नींद टूटी रात के 12 बजे। बाहर से वैसी ही सीटी की आवाज। ये चौकीदार बहुत परेशान करता है, रवि ने ये कहा था और मैंने भी कहा, हाँ यार, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करता है। मुझे तो देखो बुखार चढ़ा हुआ है। सच में मेरा सर बहुत ज्यादा तप रहा था और उठने का मन नहीं था। रवि ने वहां पड़ी एक दवाई मुझे दी, खाने को कहा और उसके बाद कहा, मैं चौकीदार से बात करके आता हूं, तुम यहीं पर लेट जाओ। इसके बाद दरवाजा खोलकर
रवि बाहर की तरफ चल पड़ा। वो सीटी की आवाज कुछ समय तक आती रही और अचानक बंद। जरूर रवि ने उससे कहा होगा कि रात को इस तरह से सीटी मत मारा करे। वो चुप हो गया होगा। मैं इंतजार करने लगा कब रवि वापस आएगा। रवि वापस नहीं आ रहा था। 1 बजे मैं इंतजार करने लगा, सीटी की आवाज आएगी, वो चौकीदार शायद अब दोबारा आएगा, या रवि 1 घंटे से बाहर है, वापस क्यों नहीं आ रहा। मैं चलता हुआ बाहर गया और देखने लगा रवि कहाँ है। रवि वहां मौजूद नहीं था। बहुत समय मैं देखता रहा, लेकिन रवि कहाँ चला गया था मुझे नहीं पता। ना वो सीटी की आवाज आ रही थी। बहुत समय तक बाहर रहने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो मैं घर के अंदर आ गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आखिर मेरा दोस्त कहाँ चला गया? क्या वो उसी के साथ चला गया होगा? ये कैसा चौकीदार है? कहाँ ले गया वो रवि को? पड़ोसी सब जानते तो होंगे, लेकिन बता नहीं रहे। क्या करूं मैं? उसके बाद बहुत समय मैं इंतजार करता रहा और सुबह 6 बजे के बाद भी जब रवि नहीं आया तो मैंने पुलिस को कॉल लगा ही दी। पुलिस पहले तो एड्रेस जानती रही, उसके बाद 2 पुलिस वाले मेरे घर में आए लगभग 9 बजे के करीब। वो पूछ रहे थे, तुम्हारा दोस्त यहां से गायब हुआ है? मैंने कहा हाँ, रात को यहां एक चौकीदार आता है। वो चौकीदार बहुत तेज सीटी बजाता है। उसी से बात करने के लिए रवि बाहर गया था। ना तो चौकीदार की आवाज आई, ना रवि की आवाज आई। दोनों कहां चले गए पता ही नहीं चला। उसके बाद पुलिस वालों ने बहुत फोन घुमाए और उसके बाद मुझे कहा, यहां तो कोई चौकीदार नहीं आता। कौन सा चौकीदार जो रात को सीटी बजाता है? पुलिस वालों ने कई पड़ोसियों से बात की, किसी पड़ोसी ने भी उस चौकीदार की बात की ही नहीं। पुलिस वाले हमारे पास आए, कोई चौकीदार नहीं आता यहां। तुम किस चौकीदार की बात कर रहे हो? हाँ, जरूर रवि यहां से कहीं गया होगा, उसकी तलाश करनी होगी। वो आसपास भी हो सकता है और दूर गया भी हो सकता है। उसे अभी लापता नहीं कह सकते। 24 घंटे के बाद ही किसी को लापता घोषित किया जाता है, इतनी जल्दी नहीं। पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। मैं हताश निराश वहां खड़ा ये सोचे जा रहा था, कहाँ गया मेरा दोस्त? वो भी बेचारा गरीब है, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। वो गया होगा तो कहां? उस चौकीदार के साथ ही गया होगा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था पड़ोसियों पर। उन्होंने चौकीदार की बात बताई क्यों नहीं? मैं एक एक करके कई पड़ोसियों के पास गया, उन पर गुस्सा दिखाता रहा, लेकिन वो हर चौकीदार की बात पर चुप हो जाते। मैंने कई बार उन्हें गालियां दी, चौकीदार के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें सब पता है। लेकिन वो जैसे कोई जवाब देते ही नहीं, सर झुकाए रखते और ये कहते, कोई और मदद चाहिए तो बताओ, कुछ भी चाहिए तो बताओ। लेकिन चौकीदार का नाम तक जबान से नहीं लेते। मैं पूछ पूछ कर थक गया, चौकीदार कौन है, कहां से आता है, किसने यहां पर लगाया है, कोई जानता है या नहीं? किसी ने जवाब दिया ही नहीं। 24 घंटे बाद मेरे दोस्त की तलाश जारी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है। यहां रात को ठंड हो जाती है, मेरा दोस्त घर से बाहर होगा, ठंड के मारे बीमार हो चुका होगा। मैं भी वैसे बीमार हूं, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं, लेकिन इस टूटे फूटे शरीर से भी मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है। मैं उस कॉलोनी के आसपास घूमता रहा। आगे सड़क थी, पेड़ थे, पीछे की तरफ जंगली इलाका था और मैं एक एक करके आगे की तरफ जाता रहा। मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज बहुत तेज थी, जिसे मैं चीख चीख कर उसे ढूंढता रहा। आसपास किसी के घर में गया होगा ना, कहीं तो गया होगा। एक एक करके हर घर में जा रहा था मैं, लेकिन मेरा दोस्त नहीं मिल रहा था। 2 घंटे में ही मेरा गला बैठ गया था और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया था। पुलिस भी मेरी मदद बहुत देर से करेगी और तब तक कुछ बुरा भी हो सकता है। कौन है ये चौकीदार जो इस तरह से रात को आता है, इतनी तेज सीटी बजाता है, हर कोई डरता है, कोई उसके सामने बोलता तक नहीं। आज रात देखूंगा, उसे जवाब तो मिलेगा। वो जानता होगा मेरा दोस्त कहाँ है, उससे जवाब मैं जानकर ही रहूंगा।
मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुई और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। 12 बजे तक नींद आई ही नहीं और दूर से वो सीटी की आवाज जैसे ही आनी शुरू हो गई। फिर से आ गया ये चौकीदार। मेरा दोस्त कहाँ है? इससे जवाब जानूंगा मैं हाथ में बेसबॉल का बैट लिए अपने दरवाजे के बिल्कुल अंदर वाली साइड खड़ा था और हाथ में मैं हैंडल पकड़े हुए था। जल्दी से दरवाजा खोलूंगा और इस चौकीदार को पीट डालूंगा। जवाब अगर इसने नहीं दिया तो बहुत पिटाई होने वाली है। वो चौकीदार धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और मेरे घर के पिछली गली से जब वो निकल रहा था, मैं दरवाजा खोलकर भागकर उसके करीब गया। ये कैसा चौकीदार था? काले रंग का चोला पहना हुआ था उसने, फटा हुआ चोला। उसमें बहुत सारे छेद थे, जैसे जला हुआ कोई कपड़ा ऊपर उड़ा हुआ हो। वो राख जैसा लग रहा था। चोला इतना ज्यादा नीचे तक गया हुआ था, उसके पैर तक नहीं दिख रहे थे। मैं पीछे से देख रहा था और वो सीटी की आवाज बहुत तेज थी, जैसे कान के पर्दे फाड़ रही हो। इसके बाद मुझे उससे बात करनी थी, तो मैं चलता हुआ उसके आगे चला गया। जैसे ही मेरा ध्यान उसके चेहरे पर पड़ा, मेरे होश उड़ गए। वो चेहरा किसी इंसान का चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी, मांस बिल्कुल नहीं था। जैसे कोई खोपड़ी हो उस चोले के अंदर। उसमें सफेद रंग की आंखें जिसमें पुतलियां नहीं थी। वो सीटी की आवाज किसी सीटी से नहीं आ रही थी, उसके मुंह से आ रही थी। दांत दिख रहे थे उस खोपड़ी के। वो बार बार सीटी मार रहा था, मेरी टांगें अकड़ गई थी। उसे सामने से देख रहा था मैं, हिल नहीं रहा था। मेरा शरीर जवाब दे चुका था, जैसे मैंने सामने से मौत देख ली हो। वो मेरे सामने खड़ा हो गया था। 2 बार उसके मुंह से वो सीटी की आवाज निकली, जो इतनी तेज थी कि कान में दर्द होने लगा था, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था, जैसे मेरा शरीर अकड़ गया हो। वो 2 सीटियों के बाद वहीं खड़ा रहा और कुछ समय बाद चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो चल ऐसे रहा था कि उसकी टांगें नहीं हिल रही थी। घिसटता हुआ किसी शक्ति से आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो चोला मेरी टी शर्ट से थोड़ा सा छुआ था। वो राख जैसा मेरी टी शर्ट को जैसे टच हुआ और मेरी पूरी टी शर्ट काले रंग की हो गई, जैसे राख बन गई हो। मैं वहां बहुत समय तक जकड़ा सा रहा। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था मैंने क्या देख लिया है। वो सीटी की आवाज जब बहुत दूर निकल गई, तब शरीर ने हिलना शुरू किया। शरीर जमा हुआ था, धीरे धीरे हिला और जैसे ही सही तरह से शरीर चला, मैं पीछे नहीं मुड़ पाया। भागता हुआ अपने कमरे के अंदर चला गया। चिटिकनी लगाई, बेड पर बैठा, आंखें फाड़े हुए दीवार को देखे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था जो हुआ क्या है। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अमूमन मैं खुद से ही बातें करता हूं, लेकिन मेरी जीभ हिल नहीं पा रही थी, जैसे मुझे बहुत ज्यादा सदमा लग चुका हो। सुबह के 9 बजे तक मैं बेड पर इसी तरह दीवार को ताड़ता रहा था। ना नींद आई थी, ना दिमाग चला था। 9 बजे के बाद शरीर जैसे संभलना शुरू हुआ। जब सूरज की रोशनी दीवारों पर पड़ना शुरू हो गई, उस कांच की खिड़की से वो धूप अंदर की तरफ आना शुरू हो गई, तब जाकर घर से बाहर निकला था और उसी सड़क को देखने लगा था। क्या जो कल रात हुआ वो मेरा सपना था या सच्चाई थी? नजर मेरी टी शर्ट पर पड़ी, पूरी काले रंग की टी शर्ट। पहले ये सफेद रंग की थी जिसके बीच में एक डिजाइन बना हुआ था, लेकिन अब ये काले रंग की टी शर्ट हो गई थी। कॉटन का कपड़ा। पहले ये कॉटन का कपड़ा था, लेकिन अब राख जैसा हो गया था। थोड़ा जोर से मैं खींचता तो ये फट रहा था। क्या हुआ इसके साथ? वो क्या चीज थी? मैं डरा सहमा सा अब सोच रहा था किससे बात करूं। पुलिस मेरी बात मानेगी नहीं, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा।
पड़ोसियों से बात करनी होगी। शायद वो उससे डरते हैं इसीलिए बात नहीं करते। वो क्या चीज है मैं नहीं जानता। मैं धीरे धीरे चलता हुआ एक पड़ोसी के पास गया। मैंने कहा, वो चौकीदार मैंने रात को देखा। वो कुछ समय तक चुप रहा और कहने लगा, आओ अंदर आओ, पानी पिलाता हूं। मैं घर के अंदर चला गया। उसके बाद वो मेरे करीब आया। मैं भाग कर गया, चारों तरफ पर्दे लगा दिए, घर की चिटिकनी लगा दी, हर तरफ बंद हो चुका था। उसे एक कोने में ले जाकर हल्की सी आवाज में बोला, मैंने उसे सामने से देखा है। वो चौकीदार नहीं है, वो प्रेत है या कुछ और है। क्या है वो? मैंने रात को उसे देखा और मेरा दोस्त कल से वापस नहीं आया है। क्या किया होगा उसने? क्या खा गया वो पड़ोसी इधर उधर झांकने लगा और मेरे कान के करीब आकर बोला, हम में से कोई भी उसकी बात नहीं करता। वो इस कॉलोनी के पीछे उन पेड़ों के बीच से कहीं से आता है। यहाँ वो सबकी रक्षा करता है। वो बुरा नहीं है। अब तुम्हें खुद पता लगाना होगा तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ क्या है। ये जो शक्ति है ये बुरी नहीं है तब तक जब तक कोई बुरा नहीं करता। जो बुरे इंसान यहाँ आते हैं ये उन्हें छोड़ता नहीं, इसीलिए यहाँ कभी चोरी नहीं होती। बस तुम्हें खुद पता लगाना होगा तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ। क्या वो बुरा था? मैंने कहा, नहीं, वो कोई चोरी चकारी नहीं करता था, बस इसकी सीटी बंद करवाने के लिए गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। उस पड़ोसी ने कहा, रात को निकलता है वो, दिन के वक्त वो कहां से आता है तुम ढूंढ नहीं पाओगे। रात को उसका पीछा करना, शायद कोई सवाल का जवाब मिल ही जाए। बस इतना ही बता सकता हूं मैं, ज्यादा बात नहीं कर सकता। उसने ये कहा और मुझे अपने घर से जाने के लिए कह दिया। मैं बाहर आ गया था। जवाब मुझे मिल गए थे जो मैं जानना चाहता था। वो कुछ और है, चौकीदार नहीं है। उसका इस जगह से क्या रिश्ता है? हर सवाल का जवाब मुझे ढूंढना होगा, तभी मैं अपने दोस्त को ढूंढ पाऊंगा। रात का इंतजार करना होगा। लगभग दोपहर के 11 बजे वो पुलिस वाले आए। समय काफी ज्यादा हो गया था। वो मुझसे पूछने आए थे कि क्या मेरा दोस्त वापिस आ गया है। मैंने कहा, नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया, उसे ढूंढना होगा, वो कहीं चला गया है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते रहे, वो चौकीदार कल आया था? वो चौकीदार? मैंने मध्यम सी आवाज में कहा, नहीं, कल वो आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। मैं चुप हो गया। मैं जानता था कुछ भी बताऊंगा तो गड़बड़ होने की चांस ज्यादा है। इसके बाद पुलिस वालों ने अपने कॉन्टैक्ट्स में मेरे दोस्त को ढूंढना शुरू किया। शहर में भी हर तरफ खबर फैल गई थी कि मेरा दोस्त गुम हो चुका है। पुलिस वाले शाम के 4 बजे तक मेरे घर आते रहे, सवाल जवाब करते रहे, बहुत सारी जानकारी पता की, फोटोज ली और उसका पासपोर्ट लेकर चले गए। वो उसे ढूंढना चाहते थे। और उसके बाद रात के 9 बजे तक मुझे फोन आते रहे और 9 बजे के बाद कोई फोन नहीं आया। वो मेरे दोस्त को ढूंढ नहीं पाए थे। हर जगह उन्होंने तलाशी ले ली थी। मैं जानता था वो ढूंढ नहीं पाएंगे। किसी को नहीं पता ऐसी शक्तियों का सामना कैसे करना है, और ऐसी शक्तियां गुमसुम सी रहती हैं, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, वो खुद आपके पास आती हैं। मैं भी इंतजार करूंगा रात का, जब ये शक्ति मेरे पास आएगी। वो क्या चीज है काले चोले वाली, उसका पीछा करूंगा। रात के 12 बजे दूर से वो सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। मैं सुनता रहा वो सीटी की आवाज कब घर के पास आएगी। 10 मिनट बाद वो घर के पास आई और उसके बाद मैं छिपता हुआ बाहर निकल आया। एक पेड़ के पीछे छिप गया था और उस चोले वाले का पीछा करने लगा। उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 1 घंटा लगा दिया उसने पीछे से घूम के आने को। और मेरे घर के सामने से 1 बजे से निकला, अब वो पीछे जा रहा था, जहां से वो आया था वहां जा रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं उसका पीछा करने लगा था।
दूरी मैंने बनाकर रखी थी ताकि वो जान ना पाए। उस पड़ोसी ने कहा था वो अच्छा है, अगर आप अच्छे हैं तो क्या उसका पीछा करना वो बुरा तो नहीं मानता? इसके लिए मुझे पकड़ तो नहीं लेगा? देखते हैं क्या करता है। धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उस कॉलोनी से बाहर निकल आया था। पीछे वो घने पेड़, वो झाड़ियां, वो उस तरफ बढ़ चला था और जैसे ही उस झाड़ियों के बीच से निकला मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी जब घास के अंदर जाता है तो घास नीचे की तरफ बिछ जाती है वजन के कारण, या बड़ी बड़ी झाड़ियों को चीर कर आगे बढ़ना पड़ता है और वहां रास्ता बन जाता है। लेकिन वो उन घास, उन झाड़ियों को जैसे पार इस तरह से कर रहा था कि वो हिल तक नहीं रही थी। मैं उन झाड़ियों पर पैर रखता तो आवाज आती, जबकि उसके पैर रखने से आवाज तक ना आती। वो उनके बीच से निकल रहा था जैसे कोई धुआं हो। मेरे पैरों की आवाज से वो पीछे मुड़ सकता था। मुझे डर था वो क्या चीज है, मुझे मार ना दे। लेकिन वो पीछे देख ही नहीं रहा था, आगे बढ़े जा रहा था। मैं उसका पीछा करता रहा। वो और घने इलाके में चलता गया। एक खंडहर के पास जाकर वो रुक गया। वहां वो सीटी की आवाज बंद हुई जो उसके मुंह से निकल रही थी। वो अब एक जगह रुक गया था जहां काफी ईंटें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी जमाने में यहां कोई घर रहा होगा। काफी सारी ईंटें और ये खंडहर सा दिख रहा था। उसके बिल्कुल बीचों बीच ये रुका हुआ था। तभी मेरा ध्यान जमीन पर पड़ा। जमीन में मिट्टी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था नीचे कोई जगह हो। आगे खड्डा सा दिख रहा था और धीरे धीरे वो उस खड्डे में समा गया। मैं जब उस खड्डे के पास गया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखी थी मुझे। ऐसा लग रहा था नीचे कोई जगह हो, लेकिन बहुत अंधेरा था। मेरे हाथ में एक मोबाइल था। मैं उस मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। जैसे ही उन सीढ़ियों से मैं नीचे पहुंचा, ऐसा लग रहा था अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना हो कोई। ये पुराने जमाने का कोई खंडहर सा किला लग रहा था जो जमीन के नीचे बनाया गया था। मैं उसे ढूंढता रहा और यहां तो अब सीटी की आवाज भी नहीं आने वाली थी। वो काला चोला पहने कहां चला गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब यहां मुझे ढूंढना था अपने दोस्त को। मैं कहीं ना कहीं तो अपने दोस्त को ढूंढ ही पाऊंगा या उस काले चोले वाले को ढूंढ पाऊंगा। यहाँ बहुत सारे रास्ते बने हुए थे और मुझे एक एक करके हर रास्ते पर जाना था और इस चीज का ध्यान भी रखना था मैं कहाँ से आया हूँ। अगर मैं भटक गया तो बाहर कैसे निकल पाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ मैं उन रास्तों से आगे बढ़ने लगा। बहुत सारे कच्चे से कमरे बने हुए थे जिनमें बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी। कई कमरे तो मिट्टी से भरे पड़े थे और कई कमरे बिल्कुल खाली। जैसे जैसे उन घुमावों से मैं आगे निकलता गया, समझ में आता गया कितना बड़ा इलाका है ये। पूरा का पूरा किला जमीन के अंदर दफन हुआ पड़ा है। वहां और सीढ़ियां उतरा था मैं। तीसरी मंजिल तक नीचे गया था मैं। नीचे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए थे और अब दीवारों पर जैसे पेंटिंग्स टंगी थी। बहुत अजीब सी पेंटिंग्स। मैं पहचान नहीं पा रहा था क्या डिजाइन बनाया गया है। एक को मैंने हाथ लगाकर देखा, तब पता चला ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये जानवरों के मांस फ्रेम में टांगे गए हैं। हर मांस अलग सा। वहां अलग अलग चमड़े थे। उसे देखकर, उसकी बदबू सूंघकर मैं समझ गया यहाँ कुछ गलत जरूर होता है। क्या चीज है ये। मैं आगे बढ़ रहा था और रास्ते घुमावदार आ रहे थे। तभी आगे एक कमरा आया। मैंने ध्यान दिया, वहां नीचे एक खोपड़ी पड़ी थी, इंसानी खोपड़ी, और आसपास चूहे घूम रहे थे। जैसे कोई यहां पर मर गया हो और उसकी लाश को बाहर तक नहीं निकाला गया। मैं डर के मारे कांप रहा था।
मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, तो मैं पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। उन रास्तों पर ध्यान दिया ही नहीं मैंने और मैं भागता गया भागता गया। मुझे जैसे जैसे लग रहा था इस मोड़ पर मुड़ना है, मैं मुड़ता गया। यही रास्ता भटकने का कारण था मेरा। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था सीढ़ियां कहाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हों। कई सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थी। कई सीढ़ियों के सहारे मैं ऊपर चढ़ा, लेकिन आगे नीचे जाने का रास्ता था। भटक गया था मैं। यहाँ अलग अलग कमरे आ रहे थे। कुछ कमरे तो ऐसे जहां पर बर्फ पड़ी हुई थी, ऊपर से छोटी छोटी बूंदें जैसे नीचे गिर रही हों और बर्फ बन रही हों। कई जगह काले रंग की मिट्टी, कई जगह अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, कई जगह बड़े बड़े तरबूज पड़े थे। ऐसा लग रहा था हर कमरे में कुछ अलग ही हो। एक कमरे में इंसानी कंकाल पड़े थे, बहुत सारे इंसानी कंकाल। उसे देखकर तो मेरी सांसें सूख गई थी। उसके बाद मैं आगे भागा तो एक कमरे में कई जानवरों की लाशें पड़ी थी जिन पर कीड़े लगे हुए थे, जैसे धीरे धीरे वो उस मांस को खा रहे हों और अंदर से जानवरों के कंकाल निकलेंगे। एक जगह तो ऐसी भी थी जहां कई जानवरों के सर लगे हुए थे, मांस, आंखें, ऐसा लग रहा था वो असली ही हों और अभी उठ खड़े होंगे, लेकिन वो सिर्फ सर थे। उसके बाद कई तलवारें दिखी जो जमीन पर इस तरह से ऊपर की तरफ निकली हुई थी कि कोई भागकर उनसे टकराए और वो काट दे। मैं पत्थर उन पर मार कर देख रहा था, कितनी तेज हैं, वो चमक रही थी। बिल्कुल तेज धार तलवारों को जमीन में काढ़ा गया था, शायद शिकार करने के लिए। मैं अब जान गया था यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। कई बार मैं दीवार से टकराता, कई बार मैं डर जाता। मेरी चीख इस तरह से गूंजती इस खंडहर में कि घूमकर वापस आ जाती। कभी कभी 1 मिनट बाद मुझे अपनी ही चीख सुनाई देती। इसी तरह मैं आगे निकलता गया और एक जगह जब मेरी चीख निकली, सामने से किसी और की चीख की आवाज आई। ये मेरी चीख नहीं थी जो गूंजकर वापस आई थी, ये किसी और की आवाज थी। इस आवाज को मैं पहचानता था, मेरा दोस्त रवि, ये उसकी चीख थी। मैं अब चीख कर बोला, रवि क्या तू है? सामने से आवाज आई, हाँ मैं हूं, आजा इधर। इसके बाद उस आवाज का पीछा करते करते मैं एक कमरे में पहुंचा और मेरे सामने एक पेड़ था। पेड़ की जड़ों में मेरा दोस्त रवि समाया हुआ था, सिर्फ सर बाहर था। पहले तो मुझे लगा उसका सर कटा हुआ है और वहां पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसने वही सर हिलाया, बोला, तो मुझे लगा हाँ, इसका धड़ उन जड़ों में समाया होगा। लेकिन मुझे इसे बाहर निकालना है, कैसे निकालूं? वहां पर मैं रवि से बात करने लगा, तू यहां कैसे आ गया? तू 2 दिन से गायब है, कहां चला गया था? मैं बेसबॉल का बैट लेकर उसी चौकीदार के पास गया था उसे मारने के लिए। जब वो मेरे सामने आया, मेरी टांगें जम गई थी। वो कोई चौकीदार नहीं है, वो तो कोई प्रेत है। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूं, मैं उसका सामना कर चुका हूं। वो मेरे सामने से निकल गया था। उसके बाद अगले दिन मैंने उसका पीछा किया और अब यहां पर मैं भटक गया हूं, लेकिन तुझे ढूंढ लिया मैंने। तो वो कहने लगा, अच्छा तुझे कुछ नहीं किया? मैं तो डर गया था, कोई प्रेत है, मार देगा मुझे। मैं बेसबॉल का बैट लेकर उसकी उस गंजी खोपड़ी पर मारने लगा। उसे कुछ नहीं हो रहा था। मैं मारता गया, उसने कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगा और मारता जाऊंगा तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन नहीं, उसने कहा। मेरे उस बेसबॉल के बैट को एक हाथ से तोड़ दिया, मुझे पीठ से इस तरह से पकड़ा और घसीटता हुआ यहां ले आया। मैं चीख नहीं पा रहा था, जैसे मेरे गले से जबान जम गई हो। शरीर हिल नहीं पा रहा था। यहां लाकर फेंका और तब से इन जड़ों ने पकड़ा हुआ है। शायद मैं यहीं मर जाता अगर तुम ना आते। मैंने कहा, मैं आ तो गया, लेकिन तुझे बचाऊंगा कैसे? इन जड़ों से बाहर निकाल पाऊंगा या नहीं? वो जड़ें बारीक भी थी, मोटी भी। सबसे पहले बारीक वो घास जैसी जड़ों को हटाना शुरू किया।
वहां समय बीतता जा रहा था, मैं जड़ों को हटाता जा रहा था। बड़ी जड़ों की बारी सबसे अंत में आई और तब तक जैसे रवि का शरीर दिखने लगा था, वो हिल सकता था। उसने भी अपनी बाजू अब बाहर की तरफ निकाल ली और मेरी मदद करने लगा। जड़ों को हटाते हटाते उसे मैंने बाहर निकाल लिया था। अब मैं रवि को लेकर उस कमरे से बाहर आ गया था। हमें इस खंडहर से भी बाहर निकलना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। जब आपके साथ कोई हो तो आपकी हिम्मत बंध जाती है, डर कम लगता है। अब डर कम लग रहा था, लेकिन रवि जल्दबाजी कर रहा था। मैंने उसे कहा, तलवारें, बाहर की तरफ तीखी तलवारें निकली हुई हैं, अगर कहीं घुस गई तो बचा नहीं पाऊंगा, वो अंग काटना पड़ सकता है। रवि अब थोड़ा घबराया और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हम दोनों इस खंडहर में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ कोई रास्ता था ही नहीं। बार बार घूमकर जैसे हम वहीं आ रहे हों। बार बार मैं पत्थर रखता गया पहचान करने के लिए कि ये कमरा हो चुका है, लेकिन हर बार उस जगह जैसे पत्थर होता ही नहीं। कभी कभी लगता यहाँ कमरे नकल हैं एक दूसरे कमरे की, लेकिन यहाँ जमीन में इतना बड़ा खंडहर बना हुआ है, बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा। रवि ने कहा, बस सीढ़ियों से ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं उतरना है, ऊपर ही जाते जाना है। इसके बाद जो भी सीढ़ी आई बस ऊपर गए। जो सीढ़ी नीचे जाने की थी वो हमने ली ही नहीं। धीरे धीरे उस जगह हम पहुंच गए जहां से बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी, और वहां से भागना जब हमने शुरू किया तो पीछे मुड़ नहीं रहे थे हम, भागते गए हम दोनों उस जंगल से बाहर उसी कॉलोनी में आ गए थे। हमारा घर दिखने लगा था, तब भागते रहे। अपने घर के अंदर आकर सांस ली थी। मैं भी अपने कमरे में बैठ गया और वो मेरे सामने बैठ गया। हम एक दूसरे के चेहरे को ताड़े जा रहे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया था हमारे साथ और हम अपनी जान बचाकर निकल कर आए थे। वो पूरी रात हम बातें करते रहे। रवि बताता रहा, उसको पीठ से पकड़ा था उसने। वो शैतान जैसा जीव उसे खींचकर उस खंडहर में ले गया, लेकिन वो तो ज्यादा दूर तक नहीं लेकर गया था, बस कुछ ही कमरे पीछे तक लेकर गया था। वहां से उसे लगा था अगर बाहर निकला तो बड़ी आसानी से भाग सकता है, लेकिन जब अब हम निकले थे तो बहुत घूम फिर आकर निकले थे, लेकिन जान बची है, चलो कोई परेशानी नहीं। उसके बाद जब हिम्मत बंधी तो पुलिस को फोन लगाया। मैंने कहा, रवि मिल गया, उसे किसी ने किडनैप कर दिया था, हमें जगह पता है, उसे पकड़ना होगा। वहां सुबह के 6 बजे पुलिस पहुंच आई थी। 10 लोग थे पुलिस के और हमसे वो बातें किए जा रहे थे। हमसे सारी जानकारी पता लगाना चाहते थे हमारे साथ क्या हुआ। हमने झूठ नहीं बोला, हमने उसे शैतान की सारी बात बता दी। चौकीदार, वो काले चोले वाला चौकीदार इंसान नहीं है, वो जिंदा लाश की तरह खोपड़ी है उसकी। वो पुलिस वाले रिपोर्ट तैयार करते जा रहे थे और बार बार हंस रहे थे, जैसे उनकी हंसी रुक ही ना रही हो। वो हम पर हंस रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट तैयार हुई और हमें लेकर वो उसी तरफ निकल पड़े। वो जगह, वो खंडहर जो जमीन के नीचे बना हुआ है, वहां ढूंढना होगा। खंडहर देखेंगे तो खुद ही यकीन कर लेंगे, हम दोनों ने सोचा हुआ था। उन पेड़ों के पास झाड़ियों के सामने वो ईंटें दिखनी शुरू हो गई थी। मेरी आंखें चमक गईं। यही है, ध्यान रखना, वो कुछ अजीब सा है, पकड़ ना ले, उसे कोई मारना नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, वो अच्छा है। मैंने तो यही सुना है, बाकी पता नहीं। 10 पुलिस वाले थे हमारे साथ और वहां ईंटों को पार करते हुए जमीन में बना वो खड्डा हम ढूंढते रहे, मिल ही नहीं रहा था। ढूंढते ही रहे हम उस खड्डे को, लेकिन वो मिला ही नहीं। पुलिस वाले उन खंडहर को ढूंढते रहे थे और मुझ पर हंसते रहे थे, जैसे वो पता कर ही ना पाए हों कि यहाँ नीचे खंडहर हों। उसके बाद कई और पुलिस वाले भी वहां पर आए और हम पर हंसते रहे और कहते रहे, जमीन के नीचे कौन सा खंडहर हो सकता है, यहाँ कोई खंडहर नहीं है। 1 घंटे तक सर्च होती रही। उसके बाद हम पर गुस्सा होकर वो वहां से चले गए और मेरे दोस्त को कहने लगे, ये शराब पीकर कहीं पर गिर गया होगा।
हम दोनों को शराबी मानकर वो वहां से जा चुके थे। हमने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, हम नशा तक नहीं करते, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। वो सच्चाई थी, कोई झूठ नहीं। लेकिन वो नीचे जाता खड्डा कहाँ गया हमें नहीं पता। खंडहर अब भी यहाँ है, टूटी फूटी ईंटें, लकड़ी के कुछ फट्टे, पुराने जमाने के घर यहाँ पर मौजूद हैं जो ढह चुके हैं। यहाँ सबूत तो हैं, लेकिन वो खड्डा नहीं जो नीचे खंडहर में जाता हो। वापस कॉलोनी में आ गए थे और हमारे चेहरे मायूस। उस दिन हमारे घर भी हमारा पड़ोसी आया था। वो चारों तरफ पर्दे बंद करके, दरवाजा बंद करके सोफे के पास हमसे बातें करने लगा और हमें कहने लगा, यहाँ उसकी बात नहीं की जाती, वो काल रक्षक है, या उसे यही कहा जाता है। यहाँ पुराने जमाने में आदिवासी रहा करते थे, लोग जंगल में यहाँ रहा करते थे। जैसे जैसे शहर बड़ा होने लगा वो और जंगल के अंदर गए। तब से माना जाता है यहाँ जो रहते थे वो काला जादू करते थे और ये काल रक्षक उनके गांव की रक्षा किया करता था। जब से वो यहाँ से चले गए, काल रक्षक इस कॉलोनी की रक्षा करने लगा। हम जब से आए हैं, रात को ये काल रक्षक आता है। यहाँ कभी चोरी नहीं होती, घर के दरवाजे खुले छोड़ दो फिर भी कोई घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई घर के बाहर से एक नोट भी उठा नहीं पाता। ये काल रक्षक पकड़कर उसे सजा देते हैं। जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। कई लोग कुछ दिनों तक वहां उस गुफा के अंदर बंद रहे, ना खाने को मिला ना पीने को। जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। चोरी की सजा वहां बहुत दिन तक रहना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त ने क्या किया था? मैंने कहा, मेरे दोस्त ने वो बेसबॉल के बैट से उसके सर पर मारा था। वो खोपड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो पड़ोसी हंसने लगा था, लेकिन मध्यम सी आवाज में। तभी एक दिन तक उसने कैदी बनाकर रखा और पूरे समय पर तुम्हारे सामने लाकर रख दिया। वो जमीन के नीचे कोई खंडहर मौजूद है ही नहीं। वो सब उसकी शक्ति है। वो अपने पास तब तक कैदी रखता है जब तक वो रखना चाहता है। तुम्हें खास तौर पर वहां से निकालने के लिए ही उसने बुलाया होगा। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम दोनों वहां से समय से ही वापस आ गए। अब अगर यहां रहना है, कुछ बुरा मत करना। बस उस सीटी की परेशानी होगी, कान में रुई दबा लेना। बस भले ही दरवाजे खुले छोड़ देना, कोई फिक्र की बात है ही नहीं। वो पड़ोसी इतनी बात करके वहां से जा चुका था और अब दिन के वक्त मैं रवि से बात कर रहा था कि क्या करें, क्या इस घर को छोड़ दें? हमारे पास और कोई घर नहीं है। इसका किराया 3 महीने का दे चुके हैं। 3 महीने यहां बिताने ही होंगे। उसके बाद लगभग 1 साल तक हम उसी घर में रहे। हर रात वो सीटी की आवाज। पुलिस को बताते भी तो क्या बताते, वो और ज्यादा हंसते हम पर। कोई भूतों की बात पर यकीन नहीं करता जब तक उन पर बीतती नहीं। हम पर बीती थी। मेरे दोस्त ने कोई चोरी नहीं की थी, कोई बुरा काम नहीं किया था। शायद ज्यादा गुस्से में आकर उसके सर पर मारने की कोशिश की, जिसकी सजा 2 रात की मिली थी उसे। लेकिन अब हम टोरंटो शहर में आ गए हैं और यहाँ वैसी कोई बात नहीं। यहाँ जब भी किसी से उसके बारे में वार्तालाप करते हैं, वो हम पर हंसने लगता है और हम भी हंसकर कह देते हैं मजाक किया है। जिस पर बीतती है वो यकीन करता है। जब उस कॉलोनी में कोई जाएगा, रात को सीटी की आवाज सुनेगा और उससे बात करने के लिए निकलेगा, तब उसे पता चलेगा वो क्या चीज है। काल रक्षक, प्राचीन काल के ऐसे प्रेत जो रिहायशी इलाके की रक्षा करते हैं।